हेलो हेलो, माइक चेक। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? कैसे हैं सभी? चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, आनंद में, मंगल में, मजे में, बहुत ही बढ़िया। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। नो वॉइस नहीं, ऑल वॉइस, माय वॉइस, ऑल वॉइस, नो वॉइस नहीं हो रहा है बेटा। मेरा नाम ले लो बेटा, आपने अपना नाम ही नहीं लिख रखा है। बारिश का मौसम, चाय पकोड़े, बहुत ही बढ़िया। हमारे तो कोई बारिश वारिश नहीं हो रही भैया, परेशान है हम तो। चलो करते हैं क्लास की शुरुआत। टीचर स्लाइड जल्दी डाल दिया करो भैया। अब क्या करें, यही सबसे ज्यादा जल्दी है। कब आती है टीचर स्लाइड आपके पास? मरियम, अच्छा ठीक है बेटा, आपका नाम ले लिया हमने। आशुतोष त्रिपाठी, आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। कार्य, ऊर्जा और शक्ति का आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। आज है हमारी दूसरी क्लास। आज है हमारी दूसरी क्लास। आज हमें क्या करना है? कल की क्लास में 12 बजे, रात को 12 बजे स्लाइड्स मिलती है, तो देखो कितनी सही बात है ना यार। आपके लिए डाउटनेट के कर्मचारी है ना, डाउटनेट वाले भैया रात को 12 बजे तक जगते हैं स्लाइड डालने के लिए। चक्कर ये है ना कि जब सारी क्लासेस खत्म होती है 9 बजे, तब स्लाइड डलना शुरू होती है 9 साढ़े 9 बजे के बाद। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। हमने क्या पढ़ लिया था और हमें अब क्या क्या पढ़ना है? तो हम कार्य के ऊपर चर्चा करना शुरू कर चुके थे। फिर हमें कार्य, गति, ऊर्जा, प्रमेय वगैरह पे पढ़ना है। गति ऊर्जा पर भी चर्चा करेंगे हम उससे पहले, लेकिन कार्य पे अभी हमें और क्या क्या बातें करनी है। कार्य पे हमने क्या क्या देख लिया था, एक बार थोड़ा सा रिविजन करवा देता हूं और उसके बाद में मैं आपको कार्य में जो बातें बची हुई वो बता दूंगा, है ना। तो कार्य में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कार्य हमने देखा था सर, कार्य इज इक्वल्स टू व्हाट इज वर्क, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। इसी को हमने लिखा था एफ एस कॉस थीटा। क्या लिखा था? एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, ये नियत बल के लिए था। परिवर्तीय बल के लिए हमने लिखा था एफ इंटीग्रेशन डीएक्स, ये अगर एफ एक्स होगा तो। इसके बाद में हमने देखा था कि कार्य 3 प्रकार से हो सकता है। अच्छा, इसका मात्रक और विमा भी देख ली थी। इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक हमने देखा था, दैट वाज जूल। और इसकी विमा देखी थी ML2T-2। इसकी विमा देखी थी ML2T-2। ठीक है। और क्या देखा था इसके अलावा? और क्या देखा था हमने इसके अलावा? दिन में 12 बजे आती है। अच्छा, दिन में 12 बजे आती है क्या? नहीं यार, दिन में 12 बजे तो नहीं आना चाहिए, रात को आ जानी चाहिए। चलिए बेटा, बायोलॉजी क्लास हो गई 4 बजे। चलो तो आगे बढ़ते, ये हमने देख लिया था। और इसके अलावा कार्य में हमने और भी कुछ बातें देखी थी। कार्य में हमने क्या बातें देखी थी? कार्य में हमने देखा था कि कार्य जो है वह 3 प्रकार का कहा जा सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो हमने देखा था कि जब हमारे पास विस्थापन और बल के मध्य कोण 0 से थीटा का मान 90 और 0 के मध्य हो, तो हमारे पास पॉजिटिव कार्य होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। इसी प्रकार से हमने देखा था कि अगर सर विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, बल लग रहा है इस दिशा में, और इनके मध्य जो कोण है वह 90 से 180 के मध्य हो, तो यह नेगेटिव कार्य होता है। इसमें हमने काफी सारे एग्जांपल्स भी देख लिए थे। अब हमें देखना है जीरो कार्य, है ना। जीरो कार्य जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया रमाकांत मेरे प्यारे, काहे परेशान हो रहा है तू? एक ही कमेंट 50 बार करके।
तुम्हें क्या करना है वॉचिंग में, वो लोग जुड़े या नहीं जुड़े, वो तुम्हारी बैच में बैच 1 बैच 2 को मैं साथ पढ़ा रहा हूं, मुझे साथ में देख रहे, लेकिन तुम लोगों को आपस में कुछ नहीं साथ में दिखाई देगा। ठीक है, फालतू, बिल्कुल ही फालतू आदमी है तो मुझे लगता है। तुम्हें क्या करना है, बैच 1 वाले तुम्हारे साथ देख रहे या नहीं देख रहे, है ना, वो उनका बैच अलग चल रहा है, तुम्हारा बैच अलग चल रहा है। मैं यहां से ज्ञान की धारा दोनों को बह रही है, दोनों को अलग अलग मिल रही है, तो तुम उनको नहीं देख सकते, वो तुम्हें नहीं देख सकते, दोनों अलग अलग जगह हो। ठीक है, लेकिन मैं यहां से पढ़ा एक ही जगह से रहा हूं। चलो, हाँ, होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस थे, मुझे पता है, मैंने जानबूझ के होमवर्क में कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले थे जो आज मैं पढ़ाऊंगा, जो आज मैं इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो मैंने होमवर्क में ऑलरेडी डाल दिए थे। तो कितने बच्चों से होमवर्क के क्वेश्चंस मैक्सिमम बन गए? कितने होमवर्क के क्वेश्चंस बन गए? कितने होमवर्क के क्वेश्चंस बन गए? कुछ नहीं बने होंगे, वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। चलो, बहुत ही बढ़िया, अधिकतर बच्चों से क्वेश्चंस बन गए। तो सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं शून्य कार्य से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमने पॉजिटिव नेगेटिव कार्य पढ़ा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शून्य कार्य। कार्य शून्य कब कब होता है और क्या क्या कंडीशंस होती है इसके लिए, है ना। तो कार्य शून्य कब होगा? हाँ भाई बताओ, एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कब होगा कार्य शून्य। तो कार्य का सूत्र है सर Fs cos थीटा। तो यहां पर सबसे पहले हमें लगा कि सर अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? सारे बन गए, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाए तब कार्य क्या होगा? 0 होगा। थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाए तो कार्य क्या होगा? 0 होगा, ऐसा हमें लगा। लेकिन इसके अलावा और भी कंडीशन से जब कार्य शून्य हो सकता है। सबसे पहली बात, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 जो होता है वो 0 होता है और कार्य 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, यदि विस्थापन शून्य हो जाए, यदि विस्थापन शून्य हो जाए, S बराबर 0 हो जाए तो भी कार्य शून्य होगा। अब एग्जांपल से समझा रहे हैं हम इस बात को। तीसरी बात, यदि बल ही शून्य हो जाए तो भी कार्य शून्य होगा। यदि F 0 हो जाए तो भी कार्य शून्य होगा। तो तीनों में से अगर एक भी 0 होगा तो कार्य 0 होगा। अच्छा सर, अब इसका एग्जाम्पल, इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स जिसे हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 90 डिग्री से नहीं, विस्थापन शून्य से। ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें विस्थापन शून्य हो रहा है, ऐसे एग्जाम्पल जिसमें विस्थापन शून्य हो रहा है, तो किन कंडीशंस में विस्थापन शून्य होगा? तो कार्य 0 होगा। जैसे मान के चलो, अगर आपने किसी भी वस्तु पे बल लगाया, यदि आपने किसी भी वस्तु पर बल लगाया, तो किसी भी वस्तु पर अगर आपने बल लगाया और वस्तु चली ही नहीं, उसमें घर्षण लग रहा है जो उसकी गति का विरोध कर रहा है, तो अगर वो चली ही नहीं तो उसका विस्थापन क्या होगा? उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। तो एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन आपको कल के होमवर्क में दिखा होगा, जिसमें हमने बोला कि दीवार को धक्का लगा दिया, वाह भैया वाह। तो दीवार को धक्का लगाने पे कार्य नहीं होता है, दीवार पे धक्का लगाने पे कार्य नहीं होता है। तो यहां पर क्या हुआ? कार्य शून्य हुआ। क्यों कार्य शून्य हुआ? क्योंकि सर अगर हमने दीवार पे धक्का लगाया तो उसका विस्थापन शून्य हुआ, तो उस कंडीशन में कार्य शून्य होगा। तो इसके काफी सारे एग्जांपल्स, जोरदार एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। यह सब इसी के एग्जांपल्स है। तो एक एक करके आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख कर लाया हूं खुद ही, तो मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा सारे एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हमने ये वाला एग्जांपल देखा अभी कि जब हम दीवार पे, ये एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल है हमारे पास। चलो, तो जब हम दीवार को धक्का देते हैं, यह विराम में रहती है तो कार्य शून्य होता है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में S 0 है, विस्थापन 0 है, विस्थापन 0 है। तो जब भी आप किसी भी चीज को, दीवार या किसी भी चीज को आप धक्का लगाओगे और अगर गति नहीं कर रही है तो विस्थापन शून्य होगा और वहां पे कार्य शून्य होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा यह हो सकता है, इसके अलावा यह हो सकता है कि
अगर मान के चलो हमने किसी वस्तु पर बल देखा या कार्य देखा, और एग्जाम्पल के लिए मान के चलो मैंने बोला यहां पर ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, यह द्रव्यमान m1 है, यह द्रव्यमान m2 है, इस पे एक बाह्य बल लग रहा है F, तो क्या यह दोनों कोई घर्षण बल नहीं, कोई घर्षण बल नहीं है, तो क्या ये गति करेंगे, क्या इनमें त्वरण होगा? जो भैया क्या कह रहे, सर आप एक बोझ को सिर पर रखकर खड़े रहे, अच्छा हाँ, तो उसमें कार्य शून्य होगा, बताएंगे, वेरी गुड। हाँ, तो अगर हमने इसमें यहां पे एग्जांपल देखो, फिर तो हमने इसमें बल लगाया, तो क्या इसमें त्वरण होगा? बिल्कुल सर त्वरण होगा। विस्थापन होगा? बिल्कुल विस्थापन होगा। आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो यहां पर इनका विस्थापन किस दिशा में होगा? सर इनका विस्थापन आगे की दिशा में हुआ, एस विस्थापन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं M1 पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, M1 पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? M1 पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? M1 पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? पॉजिटिव, बहुत ही बढ़िया। क्यों? क्योंकि सर बाह्य बल जिस दिशा में लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो M1 पर कैपिटल F का कार्य पॉजिटिव है। अच्छा, M2 पर कैपिटल F का कार्य क्या होगा? कैपिटल F का कार्य क्या होगा M2 पर? मतलब दूसरे वाले द्रव्यमान पर कैपिटल F का कार्य क्या होगा? हाँ, ये बताओ M2 को कौन चलाता है? सर M2 को इनके बीच में लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल चलाता है। M2 पर इनके मध्य लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल चलाता है। एक बल इस पर लग रहा है, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो नॉर्मल है वो चलाता है। तो क्या यह नॉर्मल जो है वह M2 को चला रहा है? बिल्कुल। तो क्या कैपिटल F M2 पे लग रहा है? क्या कैपिटल F M2 पे लग रहा है? नहीं। तो कैपिटल F M2 पर कैपिटल F का कार्य शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। कितनों को यह बात चमकी कि सर ये बल तो उस पे लग ही नहीं रहा है ना, तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। इसका कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर है मामला, है ना? मतलब कि अगर किसी पर बल लगा ही नहीं, तो उस बल का कार्य क्या होगा? शून्य होगा। अरे उस बल का कार्य तो शून्य होगा। ये तो वैसी ही बात हो गई कि हमारे छोटे भाई को आज मिले 10 रुपए और उसने खाई एक डेयरी मिल्क, तो हमें कितना मीठा लगेगा? हमें तो कुछ मीठा नहीं लगने वाला सर। क्यों? क्योंकि हमने तो कोई डेयरी मिल्क खाई नहीं, हमारा तो कुछ पेट नहीं भरा। उसको पैसा मिला, उसने डेयरी मिल्क खाई, हमें तो कुछ नहीं मिला। तो हमने इस पर बल नहीं लगाया, तो यह बल M1 पर लगा, तो M1 पर कार्य पॉजिटिव का, F का कार्य M2 पर छोटा होगा, सॉरी शून्य होगा। अच्छा, इसी प्रकार से और भी कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम समझते हैं शून्य कार्य की चर्चा को। और कब विस्थापन शून्य हो सकता है? विस्थापन शून्य का जो कार्य, विस्थापन शून्य में जो कार्य शून्य होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट से एग्जाम्पल से, है ना? इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल पे हम चर्चा कर रहे हैं। सारे एग्जाम्पल ही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं शून्य कार्य पर, जो पूछा गया था एम्स में, और ये असर्शन रीजन में पूछी गई थी बात। एम्स का सवाल क्या कि जब हम चलते हैं तो चलते वक्त कार्य क्या होता है? चलते समय कार्य शून्य होता है।
चलते समय कार्य शून्य होता है। क्या बात कर रहे हो सर, मैं चला तो कार्य नहीं हुआ? नहीं, जब हम चलते हैं तो कार्य शून्य होता है। क्यों सर हम चल रहे जब कार्य शून्य क्यों हो रहा है? अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या कि कोई पैर घिस घिस के नहीं चल रहा है, पैर घिस घिस के नहीं चल रहा है। मतलब जैसे मान के चलो कि यहां पर यह एक समतल सतह रखी हुई है और यहां हम चल रहे हैं, तो चल रहे तो ऐसे नहीं चल रहे। कुछ बच्चे होते ना कि ऐसे गुस्सा आ गया उनको। अब जैसे वो गए किराना दुकान में उनको खानी थी, आजकल वो क्या चलता, किंडल जॉय। पता है तुम लोगों को किंडल जॉय क्या होता है? हाँ ही, किंडल जॉय समझता है? आजकल छोटे बच्चों के बीच में भयंकर चल रहा है और उसमें खतरनाक बात है, उसमें लड़कों का अलग आता है, लड़कियों का अलग आता है, किंडल जॉय। तो अब एक बच्चे को किंडल जॉय नहीं दिलाया तो क्या होगा, है ना, वो बिल्कुल लौट जाएगा जमीन पर ही, उसको खींच खींच कर चलाना पड़ेगा। हाँ, पिंक और ब्लू, बहुत बढ़िया। अच्छा, किंडर जॉय होता है क्या? किंडल जॉय नहीं तो किंडर जॉय होता है। चलो ठीक है, अभी हमें किंडर वाला एक्सपीरियंस तक पहुंचे नहीं ना। हमारा लाला अभी किंडर जॉय वगैरह कुछ नहीं खाता है, अभी छोटा है, अभी थोड़े दिन में फिर मेरे को भी पता चल जाएगा। 50 रुपए का आता है भाई साहब, तुमने अभी ही खर्चा बढ़वा दिया। देखो, तो अगर एक बच्चे को, अच्छा 35 का आता है, ये कहां रह रहा है? 50 का कौन बेच रहा है? बेटा 35 का आता है, दूसरे बच्चों को 35 का मिल रहा है, तुम्हें लूट रहा है दुकान वाला। देखो तो क्या होता है, जब वो ऐसा चलेगा तो पैर घिस घिस के चलेगा, तो पैर घिस घिस के चलेगा वाली कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ऐसे चलने वाली कंडीशन की, जैसे हम इंसान चलते हैं। तो उस कंडीशन में कार्य शून्य कैसे होता है ना? अच्छा, अब इसके अलावा घर्षण की भी यहां पर थोड़ा सा यूज है, तो ध्यान सुने। घर्षण मुझे लगता है एकदम आसान सी बात है, सभी को समझ में आता है। घर्षण क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो हम जिस दिशा में गति करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उसकी दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है, गति का विरोध करता है। ठीक है, हाउ टू क्रैक नीट इन 1 आवर, कौन आ गया ये मेरी क्लास में? रेलवे स्टेशन के बाहर एक किताब मिल रही है ना, 40 दिन में डॉक्टर बनी है, उसको पढ़ ले 1 घंटे में। देखो, अगर हम चल रहे हैं तो यहां पर, है ना, यह अगर हम चलेंगे तो चलते वक्त क्या हो रहा है इसको समझना होगा, है ना। तो ध्यान से समझिए। चलते आता है तुम्हें, है ना? ऐसा तो वरना थोड़ी देर में कोई कमेंट मत कर देना, सर मैं तो ऐसा नहीं चलता। देखो, आज फील करो तुम चलते कैसे हो। यह है एक समतल सतह, यह है तुम्हारा पहला पैर, यह है तुम्हारा दूसरा पैर। तो चलते कैसे है सर हम? जब हम पहला पैर जमीन पे रखते हैं ना, मान के चलो अभी तुम्हारे दोनों पैर जमीन पे रखे हुए और उसके अंदर तुमने एक पैर आगे रखा, तो ये वाला पैर जब आगे रखोगे, अब आगे कैसे बढ़ोगे? सब पीछे वाला पैर आगे ले जाएंगे, तो इस प्रकार से हम चलते हैं। अब चलते समय होता क्या है? देखो, जब पहला पैर आपने जमीन पे रखा तो अब इस पैर को अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस पैर को कहां धक्का लगाओगे? अभी दूसरा वाला पैर हवा में है, तो अगर अगर तुम्हें आगे बढ़ना तो पहले वाले पैर को, जो पैर जमीन पे रखा हुआ है मेरा, तो इसको कहां धक्का लगाएंगे? सर इसको हम पीछे की तरफ धक्का लगाएंगे। तो पीछे की तरफ धक्का लगाएंगे तो इस पे घर्षण बल आगे की तरफ लग रहा है ना। अच्छा, अभी ये बताओ, एक पैर हवा में, जो पैर जमीन पे, क्या उस पैर का विस्थापन हो रहा है? जो पैर जमीन पे है क्या उसका विस्थापन हो रहा है? नहीं सर, वो पैर का विस्थापन नहीं हो रहा है, अच्छा, तो अब ये दूसरा वाला पैर जमीन पे रख दिया मैंने, अभी बताओ क्या पीछे वाले पैर का विस्थापन हुआ? नहीं सर। अच्छा, अब अगर मुझे आगे बढ़ना तो पीछे वाला पैर जमीन से उठाना पड़ेगा,
और इसे आगे रखना पड़ेगा। तो जब मैंने इसे जमीन से उठा लिया तो क्या इस पैर पे अब कोई घर्षण बल या कोई दूसरा बल लग रहा? नहीं सर, कोई बल नहीं लग रहा है। लेकिन ये पैर आगे बढ़ा तो क्या इस पैर का विस्थापन हुआ? हां सर, पैर का विस्थापन हुआ, लेकिन अब इस पे बल नहीं लग रहा। तो जब इस पैर पे बल लग रहा था तब इसका विस्थापन नहीं हो रहा था। अब ये वाला पैर उठकर आगे आ गया है। अब ये पीछे वाला पैर फिर से आगे ले जा रहा हूं मैं। तो सर जब ये पीछे वाला पैर जमीन के कांटेक्ट में, जब पैर जमीन के कांटेक्ट में रहते हैं तब इस पर बल लगता है, घर्षण बल लग रहा है, लेकिन इसमें विस्थापन नहीं, क्योंकि हम घिस नहीं रहे, पैर रखा हुआ है जमीन पे। अब इसके बाद में पीछे वाला पैर जैसे ही हम आगे करेंगे तो इसमें विस्थापन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, लेकिन बल कुछ नहीं लग रहा, हवा में टंगा हुआ ये पैर, तो फिर ये पैर आगे आ गया। तो इस प्रकार से हम चलते हैं। और जब हम चलते हैं तो क्या होता है? जब हम चलते हैं तो सर जब पैर जमीन पे हो रहा है तब उस पर बल लग रहा है, लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा। लेकिन पैर जब हम उठा लेते हैं जमीन से, पैर हम जब उठा लेते हैं जमीन से तो क्या होता है? सर उस पर कोई बल नहीं लगता है, घर्षण। अरे घर्षण जब जमीन के संपर्क में रहेगा, जमीन के संपर्क में रहेगा तभी तो घर्षण लगेगा। क्या ऐसा हवा में थोड़ा ना घर्षण लगता है? जमीन के संपर्क में रहता है तभी तो घर्षण लगेगा। तो जब जमीन का संपर्क ही छूट गया, पैर ऐसे उठा लिया तुमने, तो पैर उठा लिया तो जमीन का संपर्क ही छूट गया तुम्हारा, तो उसमें घर्षण नहीं लगा। तो घर्षण नहीं लगा तो कार्य हो ही नहीं रहा। और फिर उसके बाद अरे चल के देखो, चल के देखो, जिसको फील नहीं आ रहा चल के देख लो, अरे चल के देखो। हाँ, मटक मटक के मत चलना, वरना घर वाले सोचेंगे ये फिजिक्स वाले सर इनको पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। लड़का अच्छा वाला सीधा सीधा चल रहा था। हाँ एमजी लगेगा बेटा, लेकिन एमजी और नॉर्मल रिएक्शन तो एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे ना। और हमारा विस्थापन इधर हो रहा है, एमजी इधर लग रहा है, तो गति की दिशा में तो बल एक ही लग रहा है, घर्षण बल, और वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो जिनको आजीवन याद रखना है उसके लिए ऐसा भी लिख सकते हो आप। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है जब हम गति नहीं करते हैं तब कौन सा घर्षण बल लगता है ना। तो एक बार बता देता हूं, घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, एक स्थैतिक होता है, गतिज होता है। जब हम चल रहे तो गतिज घर्षण लगता है, जब हम रुके हुए होते हैं और हम चलने की कोशिश कर रहे हैं तब स्थैतिक घर्षण लगता है। और जब स्थैतिक घर्षण लगता है तब गति नहीं होती। तो इसका जो असली कारण होगा क्या होगा? स्थैतिक घर्षण स्थैतिक घर्षण का कार्य शून्य होता है, क्योंकि स्थैतिक घर्षण कब लगता है? जब वस्तु रुकी हुई होती है। तो जब वस्तु रुकी हुई होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में स्थैतिक घर्षण लगेगा, और स्थैतिक घर्षण की कंडीशन में कार्य शून्य होता है, क्योंकि चल ही नहीं रहे, विस्थापन शून्य है ना। हाँ बिल्कुल सही बात। एक बच्चा बोला पुष्पा जैसा नहीं चलना है तुझे, बिल्कुल सही बात बोला है ना। क्या वो पुष्पा याद है? भी थोड़ा टाइम पहले एक पिक्चर आई थी, उसमें वो ऐसा करके ऐसा पाँव घिस घिस के चलता था ऐसा। तो वो वाला स्टाइल नहीं, पाँव नहीं घिसने का भैया, पाँव उठा उठा के चलने का जमीन पे, ठीक है। चल, तो यह एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स, ये सब शून्य विस्थापन वाले एग्जांपल्स थे, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? इसके अलावा हमारे पास और कौन? गदर 2 नहीं देखी भैया हमने अभी, गदर 2 का एग्जांपल मैं नहीं बता सकता है ना, तुम्हारे पढ़ाने के चक्कर में गदर पिक्चर भी नहीं देख पाए हम। इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे जब वस्तु, ये सारे एग्जांपल्स लिखे हुए यहाँ पर, तो इसी में से मैं आपको बता देता हूं ताकि हमें बार बार डबल लिखना ना पड़े। जैसे जब वस्तु को एक समान वेग से गतिशील कराया जाए और कुल बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, है ना। ये क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यह क्या है ना। अगर मान के चलो कोई भी वस्तु पर, है ना, ये कौन सा
हमारी तीन कंडीशन है, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि कार्य ये बल शून्य होगा, इसलिए कार्य शून्य। देखो अगर वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, अगर कोई भी वस्तु एक समान वेग से गतिशील है ना, तो नियत वेग से चल रही है वस्तु, तो उस कंडीशन में उस पर एक से ज्यादा बल लग सकते हैं। बिल्कुल सर, उस कंडीशन में उस पर एक से ज्यादा बल लग सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा बल लग रहे हैं तो उन सभी बलों का नेट बल शून्य होगा अगर वो नियत वेग से चल रही है। तो बोल हां या ना, बोलो हां या ना। अगर कोई भी एक वस्तु नियत वेग से चल रही तो कुल बल क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। कुल बल क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो अगर कुल बल शून्य होगा तो उनका कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। ऐसा हो सकता है कि हर एक बल का कुछ ना कुछ कार्य हो रहा हो, लेकिन पूरा कुल कार्य शून्य होगा। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मान के चलो कि हमारे पास, ये एक और एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल ये एम्स का एग्जाम्पल था, इस पे स्टार मार्क लगा देते हैं। अगला एग्जाम्पल, मान के चलो हमने बोला यहां पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर आगे की तरफ F बल लग रहा है और पीछे की तरफ घर्षण लग रहा है। अच्छा, और यह S विस्थापित हो रही है, नियत वेग से चल रही है। तो नियत वेग से चल रही है तो उसके लिए क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूं आगे लगने वाला बल अगर मैं घर्षण बल के बराबर बल लगा दूंगा तो नियत वेग से चलने लगेगी। तो क्या यहां पर F का कार्य पॉजिटिव है, नेगेटिव है या शून्य है? कैपिटल F का कार्य, हाँ एग्जाम्पल्स भी लिखना बेटा, एग्जाम्पल्स ही तो है। मैं कल का आधा घंटा, आज का आधा पौना घंटा, मतलब कि एक डेढ़ घंटे, एक सवा घंटे तक मैंने एग्जाम्पल से डिस्कस करे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, थियोरेटिकल एग्जाम्पल्स है ना। जीरो वालों, गांव वालों, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। अपनी बैंगन जैसी शकल लेकर मत बोल दिया करो कुछ भी। इधर देख क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल F जो होगा, कैपिटल F का कार्य जो होगा वह क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? कैपिटल F का कार्य क्या होगा? तो सर कैपिटल F का कार्य जो होगा वर्क कैपिटल F जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कैपिटल F इस दिशा में लग रहा है, विस्थापन भी इस दिशा में हो रहा है, तो यहां पर यह पॉजिटिव होगा। अच्छा, स्मॉल f घर्षण का कार्य क्या होगा? सर घर्षण लग पीछे रहा है, विस्थापन आगे की तरफ हो रहा है, तो इसमें घर्षण का कार्य जो होगा वह नेगेटिव होगा। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि कुल बल शून्य हो तो मतलब नेट बल शून्य होगा। क्यों? क्योंकि नियत वेग से चल रही है। तो अगर नियत वेग से चल रही है तो परिमाणी बल शून्य होगा। तो जब आगे का कार्य और पीछे का कार्य बराबर होगा तो नेट कार्य क्या होगा? नेट कार्य क्या होगा? नेट कार्य क्या होगा? नेट कार्य क्या होगा? जीरो होगा। नेट कार्य क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर परिमाणी बल अगर शून्य होता है तो। अच्छा, अगला पॉइंट, कण पर कुल बल शून्य हो तब कुल किया गया कार्य शून्य होता है। यह वही वाला पॉइंट, उसी को दूसरे शब्दों में लिखा है। अच्छा, इसी प्रकार से अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम दीवार को धक्का लगाते हैं तो यह विराम में रहती कार्य शून्य होता है। बहुत ही बढ़िया, अभी हमने समझा। जब लोलक दोलन गति करता है तब तनाव बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ये क्या कहना चाहता है सर? ये कौन सी दुनिया से आया है? अच्छा देखो, सरल लोलक क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूं। अब यहां से जो एग्जाम्पल्स है हमारे वो थीटा बराबर 90 डिग्री वाले, क्या थीटा बराबर 90 डिग्री पर हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। थीटा बराबर 90 डिग्री पर एग्जाम्पल्स कर रहे हैं हम। तो यहां पर अगर मेरे पास एक रस्सी है और उससे मैंने एक बॉल को टांग दिया तो ये क्या होगा? यह होगा हमारा सरल लोलक। क्या कहलाएगा? ये सरल लोलक कहलाएगा। अच्छा, अभी ये बताओ इसमें तनाव बल कहां लगता है? सर तनाव बल जो है वह तो ऊपर की दिशा में लगेगा। रस्सी पर तनाव बल तो ऊपर की दिशा में लगेगा। ओके, अगर अब मैंने इसे गति कराना प्रारंभ किया तो अगर मैंने इसे पीछे खींचा और छोड़ दिया तो देखो जब भी ये गति करेगा
तो गति कहां कर रहा है सर? इसका वेग की दिशा इस तरफ होगी, ये नीचे की तरफ जा रहा है स्पर्श की दिशा में। और तनाव कहां है? तनाव तो सर अभी भी रस्सी, अब तनाव तो हमेशा रस्सी पर ही लगेगा ना, तनाव कहां लगेगा? रस्सी पर ही लगेगा। तो रस्सी ये रही सर, रस्सी ये रही, तो ये तनाव जो है वो ऊपर की दिशा में लग रहा है। तो तनाव इधर लगा, वेग इस दिशा में है, तो कोण कितना हुआ? 90 डिग्री हो गया, इसके लंबवत हो गया, है ना। यहां पर जब पहुंचेगा तो वेग इस दिशा में, तनाव ऊपर की दिशा में, तो कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तनाव इधर, वेग इधर, और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो वेग आगे जाएगा, तनाव इस तरफ चले जाएगा तो 90 डिग्री कोण, और आगे बढ़ेगा तो ये तनाव इस तरफ, वेग इस तरफ, तो 90 डिग्री का कोण। तो कोण हमेशा 90 डिग्री रहेगा तनाव और वेग के मध्य, तनाव और वेग के मध्य, है ना। आप चाहो तो उसको ऐसा फील भी कर सकते हो कि देखो यहां पर ये रहा तनाव, ये रही रस्सी, और इधर जा रहा है सरल लोलक, तो ये ऐसा जाएगा डुइंग 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 डुइंग। आई बात समझ में, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर? ये ऐसा हुआ, ये यहां पर से ऐसा बंधा होगा ना, एक रस्सी का एक सिरा तो ऊपर बंधा होगा, तो ये सिरा यहाँ पे बंधा हुआ है, ये यहां से ये यहां पे मान के चलो मेरा ये जो कंधा है ये सरल लोलक है, तो इसकी वेग की दिशा हो गई है। तो कैसे जाएगा? ये डूइंग डूइंग फिर डूइंग, ये ऐसा घूमेगा, फिर उसके अंदर ये वापस ऐसा जाएगा। तो ये हमेशा वेग और वेग की दिशा, मतलब कि विस्थापन की दिशा और तनाव एक दूसरे के लंबवत होंगे। आया समझ में? ओके। जब इलेक्ट्रॉन देखो एक और इंपॉर्टेंट सी बात, क्या? जब भी हम पर अभी केंद्रीय बल लगेगा, है सर जय कौन सी भाषा है? अभी केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल क्या होता है? अभी केंद्रीय बल सदैव वह बल होता है जो, हाँ झूला, बिल्कुल सही बात है ना। तुषार कुमार ने एक और एग्जांपल दिया सरल लोलक का, सरल लोलक को सरल बना देते हैं हम झूला। झूला बेस्ट एग्जांपल है। झूले पे जब बैठोगे तो क्या होगा? झूला ऐसा सा जाएगा और रस्सी हमेशा वेग के लंबवत दिशा में होगी। हाँ झूल रहा है, बिल्कुल झूल रहा है, ये झूला है। अच्छा, अभी केंद्रीय बल पर आते हैं। अभी केंद्रीय बल क्या होता है? जब भी वस्तु, हमारी कोई भी वस्तु जो है वो वृत्तीय गति कर रही हो, कौन सी गति कर रही हो? वृत्तीय गति कर रही हो। तो वृत्तीय गति की कंडीशन में, है ना, वृत्तीय गति कर रही हो, तो वृत्तीय गति की कंडीशन में उस पर एक बल लगता है जो उसे गोल गोल घुमा रहा है। वृत्तीय गति चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा है, हम आगे जगह पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में, लेकिन इतनी छोटी सी बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं सरल रेखा में गति में भी, कि अगर मान के चलो हमारे पास कोई भी एक वस्तु जो है वह गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, तो उसका वेग इस दिशा में होता है और त्वरण जो होता है वो वेग के लंबवत होता है, और इसे ही हमने अभिकेंद्रीय त्वरण बोला था। कितनों को याद है? दो प्रकार के त्वरण बताए थे मैंने। एक जो है वह क्या है? एक अभिकेंद्रीय त्वरण था जो वेग की दिशा या उसे गोल गोल घुमाता था, और इसी प्रकार से एक जो था वह स्पर्श के त्वरण था, जिसपे हमने चर्चा करी, जो उसका वेग कम करेगा या बढ़ाएगा। तो ये अभिकेंद्रीय त्वरण जो होगा वो विस्थापन के हमेशा लंबवत होगा, v²/r। बहुत ही बढ़िया। तो विस्थापन के लंबवत होगा, तो विस्थापन के लंबवत होगा तो हमेशा इसका कार्य क्या होगा? 0 0 0 0 0 ही होगा। आई बात समझ में, है ना। तो यहां पर अभिकेंद्रीय बल का कार्य 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल, ये यहां पर ये जो घूम रहा है ना, वो भी एक तरीके से इसी का हिस्सा है। अगर मान के चल मैंने यहां पर से इस रस्सी को, है ना, ये दीवार नहीं है, बीच में से पकड़ लिया, तो क्या होगा? ये पूरा गोल घूमेगी। तो ये पूरा गोल घूमेगी, तो इसमें रस्सी का तनाव जो होगा वो हमेशा वेग के लंबवत होगा। रस्सी का तनाव जो होगा वेग के लंबवत होगा। तो यहां पर यह अभिकेंद्रीय बल का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा जब भी हमें कहीं पर भी ऐसा दिखे, कोई भी हमें बोले कि भैया ये कोई एक बिंदु के सापेक्ष कोई चीज गोल गोल घूम रही है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, चंद्रयान कल उतरने वाला है, तो चंद्रयान जो है वो चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा है। तो जब भी कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु के आसपास घूमती है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं नाभिक के चारों ओर, तो जब भी घूमेंगे तो कैसे घूमेंगे? सर यहां पर वेग इस दिशा में होगा और एक बल केंद्र की तरफ लगेगा, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहेंगे।
मौत का कुआं, बिल्कुल सही बात है ना। तुम्हें आसान एग्जाम्पल तो आते ही नहीं है ना। एक बच्ची ने एग्जाम्पल दिया, सर मौत का कुआं, सर हम जीने मरने की बातें करते हैं, सर पे कफन बांध के घूमते हैं। छोटे मोटे एग्जाम्पल नहीं सर, मौत का कुआं सीधे, है ना। तो मौत के कुएं में भी क्या होगा, कार्य शून्य होगा। क्यों, वो गोल घूम रहा है। तो घूमते समय एक बल केंद्र की तरफ लगेगा और इस बल का कार्य हमेशा शून्य होगा। जैसे यहां पर जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गतिमान हो तब आकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। जब उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर गतिमान हो तब आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण का जो आकर्षण बल होगा उसके कारण किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा। क्लियर है मामला, आया समझ में। फैन का चलना भैया, फैन का चलना जो है वो फैन का चलना, फैन घूम रहा है अपने ही अक्ष पर। ये तेरे गांव में ऐसा पंखा लगा हुआ है क्या तेरी छत पे जो ऐसा ऐसा घूम रहा है क्या छत पे पंखा? नहीं सर, पंखा ऐसा घूमता है। फैन का चलना नहीं होगा। फैन में तो विस्थापन ही नहीं हो रहा, फैन तो वहीं पर ही घूमे जा रहा है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल यहां ना लो। चलो, हाँ, चिंटू मुन्नी के और चारों ओर घूम रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। बहुत ही बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर, है ना। हम और भी कुछ एक दो एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल होता है इसका जो कक्षा 9th में पढ़ाया जाता है ना। ये एग्जाम्पल जो है ये प्रैक्टिकल लाइफ में जाके मत सुना देना। कौन सा एग्जाम्पल है? कुली वाला, है ना। कुली वाला, या तुम्हारा भी एग्जाम्पल हो सकता है कि जब भी एक कुली भार को या किसी एक बैग को लेकर चलता है ना। कुली वाला एग्जाम्पल, यहां पे एक और एग्जाम्पल लिख लेंगे। ये एक एग्जाम्पल इसको साइड में कर देते थोड़ा सा। अब हम कर रहे कुली वाला एग्जाम्पल। कुली वाला एग्जाम्पल क्या होता है? कुली नंबर 1, कुली वाला एग्जाम्पल क्या है? मान के चलो यहां पर एक कुली है और ये अपने सर पर बैग रखकर चल रहा है आगे की ओर। तो इसका विस्थापन हो रहा है आगे की ओर और इस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं? तो सर यहां पर इस पर दो बल लग रहे हैं। कौन कौन से? एक mg लग रहा है, एक ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अच्छा, और यहां पर यह एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल बैग पर भी लगाया हुआ है ऊपर की तरफ। किसने लगाया है? वह कुली ने लगाया। तो कुली बैग पर जोर लगा रहा है ऊपर और चल रहा है आगे। तो बल लगाया ऊपर, विस्थापन हुआ आगे, बल लगाया ऊपर, विस्थापन हुआ आगे। तो कितना कोण बन गया सर? ये ऊपर और ये आगे, तो कोण हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया कोण? 90 डिग्री। तो यहां पर कोण थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। तो कुली का कार्य क्या हो गया? शून्य हो गया। कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। या आप भी किसी भी बैग को उठाकर अगर चल रहे हो, कोई भोजा धो रहे हो, है ना, और उसके बाद में वो लेकर चल रहे, ऐसा जरूरी नहीं आप ऊपर ही रखो। आप ऐसे भी हाथ में पकड़ सकते हो, ठीक है। तो अगर ऐसे हाथ में आपने बैग पकड़ रखा है और आप आगे की तरफ गति कर रहे हो, तो आपने किसी भी बैग को ऊपर की ओर बल लगाकर रखा हुआ है और बढ़ रहे हो आगे। तो बल ऊपर, बढ़ रहे हो आगे, तो कोण 90 डिग्री हो गया। तो क्या होगा इसमें भी किया गया कार्य जो होगा वह शून्य होगा। ठीक है, तो यहां पर हाँ, स्कूल बैग भी बिल्कुल सही बात, वो कार्य शून्य होगा। तो यह एक और इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है जो हमें पता होना चाहिए। अब ये वाली बात रेलवे स्टेशन पे जाकर मत बोल देना किसी दिन, है ना, कि तुमने कुली से सामान उठा लिया और उसके बाद में जैसे ही तुम बाहर पहुंचे तो भैया ने बोला हो गए एक बैग के 200 रुपए। तुमने बोला कहाँ का पैसा भैया? तुमने कार्य थोड़ी ना किया, तुम उसे लगे समझाने कि भैया आपने बैग उठाया, ऊपर चले आगे, तो कार्य शून्य होगा, 90 डिग्री का कोण, है ना। वो तुरंत एक फोन लगाएगा,
एक फोन लगाएगा, भाई लोग आ जाओ, ये पता नहीं क्या समझा रहा है, इसको थोड़ा हमको समझाना पड़ेगा लगता है। फिर उसके बाद में आके जो तुम्हें समझाएंगे ना, देखो, तो जितने पैसे देने नहीं तो उससे ज्यादा तुमसे लेकर चले जाएंगे वो। फिर हो सकता है कि बैग भी लेकर चले जाओ तुम्हारे साथ में, बोला कार्य तो हो नहीं रहा, मैं ही ले जाता हूं, ठीक है, तो बच के रहना। ये कार्य हम केवल फिजिक्स में शून्य बोलेंगे। ओके, लेट अस मूव आगे। तो ये सारी बातें हमने शून्य कार्य को लेकर कर ली है। इसके अलावा अब हमें करने हैं कुछ जोरदार धमाकेदार क्वेश्चन पे क्वेश्चन। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए आज की क्लास के प्रश्न नंबर 1 को। जल्दी से, अब सारे सवाल आप ही को करने हैं, सारे सवाल आप ही को करना है। कुली को अगर बोले तुम्हारा कार्य शून्य तो खींच कर चाटा मारेगा, नहीं नहीं बेटा, वो खींच कर चाटा नहीं मारेगा, वो खींचेगा ज्यादा मारेगा कम। देखो, पहला कार्य बताओ क्या होगा इस प्रश्न में। कार्य का मान यहां पर हमें बोला है कि F बल लग रहा है, अच्छा सर, और R विस्थापन हो रहा है, तो कार्य क्या होगा। एकदम आसान सा सवाल है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने होमवर्क में भी डाले थे। सभी चीजें हो जाओ तैयार, हमें अगले आधे घंटे में बहुत सारे क्वेश्चंस करने, बहुत सारे क्वेश्चन, नॉन स्टॉप पेन चलते रहना चाहिए और सभी सवालों के जवाब आते रहना चाहिए। यहां पर आर की जगह एस भी लिख सकते हैं, कुछ भी, आर एस सेम ही बात है, विस्थापन बता रहा है वो। तो बल क्या हो गया, बल हो गया 5i कैप प्लस 3j कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ करना है, 2i कैप माइनस 1j कैप। कितना भला आदमी है, एक भी लिख कर दिया है आगे। तो मल्टीप्लाई करोगे 5 × 2 प्लस 3 × -1, तो कितना होगा सर, ये हो जाएगा सर यहाँ पे 10 - 3 मतलब कितना हो गया 7 जूल इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, सी बिल्कुल, सी इज द वेरी करेक्ट आंसर, पॉजिटिव 7 जूल। ओके, अगला सवाल आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 2। 10-10 सेकंड के सवाल, 10-10 सेकंड के सवाल, जल्दी जल्दी बताना है जवाब, जल्दी जल्दी बताना है जवाब। 5 न्यूटन बल के प्रभाव में एक वस्तु सरल रेखा में 10 मीटर दूरी तय करती है। यदि किया गया कार्य 25 जूल हो तो बल द्वारा वस्तु की दिशा से बन रहा कोण क्या होगा, बन रहा कोण क्या होगा। एकदम आसान सवाल। कार्य जो है वो Fs cos थीटा होता है। ये कार्य कितना, ये गिवन लिखो या समझ में आ रहा है, ये सर ये कार्य हो गया, ये विस्थापन हो गया, ये बल हो गया, कहानी खत्म। तो होगा 25 बराबर F कितना है 5 इंटू विस्थापन है 10 इंटू कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा 25 और ये मल्टीप्लाई करोगे 50 हो जाएगा। 25 बटे में 50 बराबर होगा कॉस थीटा, या 1/2 बराबर होगा कॉस थीटा के। तो अगर कॉस थीटा 1/2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, क्या मैं लिख सकता हूं, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है मामला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से बताओ जवाब, जल्दी से, सभी चीजों को बताना है जवाब। यह है थोड़ा सा और बेहतरीन सवाल। हमें बोला है कि विराम में स्थित 15 किलो की एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। वस्तु की गति में प्रथम सेकंड के दौरान बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब लोग बोलते हैं, लोग नहीं, धीरे धीरे नहीं करवाऊंगा, जा रे जा, निकल 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 मेरी क्लास से, नहीं करवा रहा, धीरे चल, निकल यहां से, धीरे करवाओ, मूर्ख कहीं का, धीरे 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 धीरे। 2026 में नीट का एग्जाम देगा क्या, ये प्रश्न धीरे करवाओ। अरे ये करवाया नहीं जाता है नीट की क्लास में, कक्षा 9वीं के प्रश्न है, कक्षा 9वीं के, क्या समझा रहे तू। ये क्लास 9th में पूछा था, क्लास 9th में मैंने तुझे करा दिया, भला आदमी रे अपन। देखो, हाँ, तो ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये वाले क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि 15 किलो का, अब अच्छा हम
भुला दी ना। मैं ये बोल रहा हूं कि देखो अब लोग पूछते हैं कि सर सरल रेखा में गति से इतने प्रश्न नहीं आते हैं, तो क्या ये मैं चैप्टर नहीं पढ़ूं? अरे दिमाग से पैदल है क्या तू? अब देख एक बात बता, यहां पे क्या पूछा? अगर ये सब कुछ हटा दे, ये क्या स्टेटमेंट पढ़ा पढ़ा सा लगता है? वस्तु की गति में प्रथम सेकंड के दौरान किया गया कार्य के बदले अगर मैं यहां पर विस्थापन लिख दूं, तो प्रथम सेकंड में विस्थापन कि देख अब तुम्हें क्या निकालना, तुम्हें निकालना है एफएस, ठीक है। तो देखो अब ये क्या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था विस्थापन, तो अब अगर मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूं या कोई भी इस दुनिया में इंटेलिजेंट आदमी क्वेश्चन पेपर बना रहा है, तो तुमसे फर्स्ट चैप्टर से क्यों पूछेगा? क्यों पूछे फर्स्ट चैप्टर से? ये पूछेंगे ना यार, क्यों? क्योंकि ये पूछेंगे तभी तो मजा आएगा कि देख इसमें तुझे क्या क्या आना चाहिए, इसमें तुझे बल भी आना चाहिए, विस्थापन भी आना चाहिए। अगर तूने ये सवाल कर दिया मतलब तुझे फर्स्ट चैप्टर भी आता है, सेकंड चैप्टर भी आता है और थर्ड चैप्टर भी आता है, तो कौन सा सवाल पूछा जाए? विस्थापन वाला? अरे नहीं। अगर तुम ये प्रश्न मानते हो कि नहीं बात कि अगर तुम ये प्रश्न कर सकते हो तो तुम्हें विस्थापन भी आता है, बल भी आता है, तुम सब कुछ कर सकते हो, इसलिए वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, तो अब यहां पर क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा की जरूरत नहीं है, उसने बल की दिशा में ही बोला है। ओके, तो सबसे पहले हमें बल दिया है 5 न्यूटन का, हमें निकालना है विस्थापन। कैसे निकालेंगे विस्थापन? तो देखो क्या हो रहा है यहां पर, क्या हो रहा है यहां पर, हमारे पास एक है डब्बा, कितने किलो का? 15 किलो का है एक डब्बा। पंद्रह किलो का है एक डब्बा, इस पे लग रहा है 5 न्यूटन का बल। 15 किलो का है एक डब्बा, इस पे लग रहा है 5 न्यूटन का बल। तो त्वरण क्या होगा? त्वरण होगा सर F बराबर ma होता है। त्वरण क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे विस्थापन निकालना है। विस्थापन कैसे निकलेगा? विस्थापन निकलेगा S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि t की वैल्यू दी हुई है 1 सेकंड। अच्छा आदमी है, 1 सेकंड बोला, 4 सेकंड 5 सेकंड भी बोल सकता था। तो F कितना आया सर? 5 बराबर होगा 15 इंटू ए, तो यहां पर हो जाएगा 15, 5 बटे में 15 मतलब 1/3 हो गया त्वरण। तो त्वरण आ गया तो विस्थापन आ गया। गति का कौन सा समीकरण लगाऊं? S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां पे प्रारंभिक वेग 0 है, हाफ at स्क्वायर, तो यह हो जाएगा प्रारंभिक वेग 0 है, तो यह हो जाएगा हाफ इंटू 1/3 इंटू 1 का वर्ग, यह हो गया 1/6 मीटर। कितना हो गया? 1/6 मीटर। ओके सर, तो अब कार्य निकाल देते हैं हम। कार्य क्या होगा? कार्य होगा एफ एस। तो एफ बल कितना था? एफ बल था 5 इंटू विस्थापन आया 1/6, तो 5/6 जूल इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितने लोग फिजिक्स के इस चमत्कार में खो चुके हैं, अपने आप को डुबा लिया है कि हाँ सर अब आ रहा है फिजिक्स में भयंकर मजा जिंदगी का। क्यों? क्योंकि पहले मैं बोल रहा था ना, पहले मेहनत लगती है ना, उसके बाद प्यार हो जाता है। और जो प्यार मेहनत से मिलता है ना, उसकी इज्जत होती है और उसे जिंदगी भर साथ रखा जाता है। डीप मीनिंग वाली बात थी, धीरे से समझ में आएगी। आज रात को सोचना क्या बोला मैंने। क्लियर है मामला, है ना? तो अब देखो यार, अब ये ऐसी ही बात है ना यार, ऐसी ही बात है। अगर किसी को ये समझना तो पुराने चैप्टर पढ़ के आना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या मजा है? इसमें यह मजा है कि जो पढ़ रहा है ना लगातार, जो मेहनत कर रहा है, जो वाकई में नीट निकालना चाह रहा है, जो कंसिस्टेंटली या नियमित तौर पर पढ़ता चाह रहा है, उसके लिए यह है फायदेमंद। तभी तो पता चलेगा कि क्या है असली औकात, तू डॉक्टर बन सकता है या नहीं बन सकता। एक बच्चा भी क्लास में सुबह मतलब अभी क्लास शुरू करी तब बोल रहा था कि सर आज डिमोटिवेटेड हो रहा है। अरे बेटा, अगर तुझसे यह सवाल बन रहा है तो तू सबसे ज्यादा मोटिवेटेड है इस दुनिया में फिर तो, क्योंकि तुझे चैप्टर नंबर 1 आता है, चैप्टर नंबर 2 आता है, चैप्टर नंबर 3 का सवाल कर दिया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताएंगे जवाब, वेरी फास्ट। हमें दिया गया है यहां पर, अरे यार ये नहीं करवा रहा मैं, चलो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बताओ क्या होगा। लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर का सवाल, हाँ वो वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, एनथ डिस्टेंस वाले से भी बिल्कुल कर सकते थे। ये आंसर मैं नहीं बताऊंगा। क्या
क्या करेंगे 5 इंटू 6 30, 6 इंटू नहीं ज ना के है तो यहां पर मतलब जे नहीं है के नहीं के है ना, तो यहां पर जे ना के है तो ये कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 30, 30 प्लस 5 इंटू -4 ये हो गया 10 इकाई। आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 5, और थोड़ा जबरदस्त सवाल। 10 किलो द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 10 सेकंड का सवाल। 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ दिया, बहुत आसान सी बात है, विस्थापन निकालना है तुम्हें। विस्थापन अरे सर दे दिया, बहुत ही बढ़िया। तो क्या होगा अब जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा सर? 10 मीटर की ऊंचाई से इसे छोड़ा है, 10 मीटर गिरेगा, ये गिरने दो धुम। ओके, तो इसमें बल कौन कौन से लग रहा है सर? F बराबर होगा, सॉरी यहां पर कार्य बराबर होगा Fs के। अच्छा ये बताओ गुरुत्वीय बल का कार्य पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सर ये नीचे गिर रहा है, गुरुत्वीय बल लगेगा नीचे, mg, बहुत ही बढ़िया। तो कार्य क्या हो जाएगा सर? कार्य हो जाएगा mg इंटू विस्थापन या mgh। ये स्थितिज ऊर्जा भी होती है जिसे हम आगे चलकर पढ़ेंगे। अभी तो हमने बोल दिया बल इंटू विस्थापन पॉजिटिव, क्योंकि दोनों नीचे की तरफ ही है। तो यहां पर कितना होगा? द्रव्यमान है सर यहाँ पर 10 किलो का, 9.8 जी की वैल्यू बोली है सवाल वाले ने, 10 मीटर गिरा है तो जगह 980 जूल, 980 जूल। डी 99.99% चीतों के सही जवाब आए। अच्छा एक और मजेदार सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आएगा जवाब? इसका भी डी आएगा क्या? ऑप्शन डी ही राइट है। देखो कर लो एक बार पढ़ लो। एम द्रव्यमान, सॉरी एम किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को एक आदमी 1 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में 30 सेकंड लगाता है, दूसरा आदमी उसी वस्तु को उसी ऊंचाई तक उठाने में 60 सेकंड लगाता है। इन आदमियों के द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा? किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा? कार्य क्या होता है सर? कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। तो अगर दोनों का विस्थापन देखा जाए तो कितना होगा सर? दोनों का विस्थापन 1 मीटर है, कितना बल लगाना पड़ेगा? mg बल लगाना पड़ेगा। तो यहां पर सेम ही आंसर आएगा। खा गए धोखा। क्यों? क्योंकि समय से कोई लेना देना नहीं है। नो समय, नथिंग टू डू विथ क्वेश्चन। समय उलझाने के लिए, टाइम पास, एंड यू गॉन। अरे तुम्हारे मजे लेने के लिए सवाल था। ये तो मैं ऐसे ही कुछ सवाल देख रहा था तो उसमें से ये सवाल दिखा तो मुझे लगा चलो एक मजेदार सवाल मिला। क्या होगा? mgh होगा आंसर। फिर से गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य mgh होगा, तो इसमें समय तो आता ही नहीं। अगर शक्ति पूछी जाती तब हमारे पास कुछ ना कुछ होता है ना, तब आंसर अलग अलग आता है ना। यहां पर समय नहीं आता, सूत्र में समय नहीं आता। विस्थापन दोनों का समान हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 10 सेकंड में बताना है जवाब। कार्य 6 जूल हुआ है तो सी का मान क्या होगा? कार्य 6 जूल हुआ है तो सी का मान क्या होगा? वेरी फास्ट। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर डाल लो, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, उसका सॉल्यूशन लिख लो। कैसे करेंगे? यहां पर हमें पूछा है कार्य दिया है सर, तो Fs, तो F.S कार्य होता है। अच्छा तो यहां पे कार्य बोला है 6 जूल, F की वैल्यू दी हुई है 3i कैप प्लस CJ कैप, ओके, प्लस
2k कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है -4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या निकल कर आया, 3 इंटू -4 -12 हो गया, 6 इंटू 2 सॉरी c इंटू 2 2c हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, बराबर आ गया 6 के। तो ये 6 से 6 कट जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, गिली 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 छू, 6 आंसर आ गया। फिर से देखो, जिसको आया ठीक है, वरना यहां पर लिख लो गिली गिली छू, 6 आंसर आया। कर लो आराम से। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हमें बोला होता कि कार्य शून्य है तो आंसर क्या था? इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्यों लिख रहा हूं यहां पर? सेम सवाल, सेम क्वेश्चन पर कार्य 0, तब C का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। C का मान क्या था? कर पाते या नहीं कर पाते? कर पाते या नहीं कर पाते? मतलब 6 की जगह यहां 0 रखना था, 6 की जगह यहां पर 0 रखना था। क्या हो जाता? तो यह हो जाता 0 बराबर, कार्य बराबर होता है f डॉट एस, तो होता 0 बराबर सेम सवाल 3i कैप प्लस c कैप प्लस 2k कैप का डॉट लेना होगा हमें, -4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये होता 0 बराबर, ये फिर से मल्टीप्लाई करते सेम ही आता, -12 प्लस 2c प्लस 6, और इस पूरे को जब सॉल्व करते तो -12 प्लस 6 होता -6, इधर आके प्लस हो जाती और c की वैल्यू 3 आ जाती। मैं तो घर से याद करके आई रही बाबा। लगा दी जाए एक बार जोरों से कमेंट्स में आग जिनको ये 8 सवाल चमक गए और जो तैयार है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो है तैयार, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो है तैयार। थोड़ा सा अब होगा परिवर्तन, थोड़ा सा अब होगा परिवर्तन। चल, क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है सवाल? सवाल बोल रहा है कि एक स्थिति पर बल दिया गया है, निर्भर बल 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक छोटे पिंड पर कार्य करे, इसे 0 से 5 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो कार्य जूल में क्या होगा? कार्य जूल में क्या होगा? आगे बढ़े उससे पहले एक राज की बात बता देता हूं। इस संडे को है टेस्ट, है ना, बैच 2 वालों ध्यान से सुन लो, तुम्हारा टेस्ट नहीं हुआ था इस संडे, है ना, तो इस संडे दोनों बैच का होगा साथ में टेस्ट, और ध्यान रखना इसके बाद वाले संडे से हर एक संडे छोड़कर टेस्ट होगा, हर एक संडे छोड़कर टेस्ट होगा। अब 2-2 संडे छोड़कर टेस्ट नहीं होगा। बैच 1 वालों जाग जाओ अब नींद से। इस संडे होगा टेस्ट। फिजिक्स में क्या आएगा वो मैं बता देता हूं। फिजिक्स में क्या आएगा ये मैं बता देता हूं। फिजिक्स में, है ना, इस बार जो सिलेबस रहने वाला है थोड़ा सा बढ़िया सिलेबस रहने वाला, ध्यान से सुनना। न्यूटन में गति के नियम पूरा आएगा, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, घर्षण नहीं आएगा, घर्षण नहीं आएगा इस बार। न्यूटन के गति के नियम पूरा आएगा, और ये वाला चैप्टर कार्य, ऊर्जा और शक्ति, शक्ति हमारा शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन कार्य और ऊर्जा पूरा पूरा आएगा ही आएगा। ठीक है, कार्य और ऊर्जा पूरा पूरा आएगा ही आएगा। और थोड़े से सवाल जो है 2-5 सवाल समतल में गति से भी रहेंगे। कहां से रहेंगे? समतल में गति से। अपेक्षित गति वगैरह के सवाल आ सकते हैं।
ठीक है। और इस बार जो रैंक निकलेगी उसमें आएगा और मजा। क्यों? क्योंकि तुम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खसक जाओगे। जो टॉप 100 में आ रहे थे ना, ध्यान रखो, बैच 2 वालों में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने सेम टेस्ट जो बैच 1 में दिया है, और बैच 2 वालों के कुछ बच्चों के मार्क्स बैच 1 वालों से भी ज्यादा बेहतर है। हाँ, न्यूटन कंप्लीट आएगा पूरे घुंघराले बाल के साथ। देखो भैया, तो ये वाला सवाल क्या कह रहा है? सवाल बोल रहा है सर है बल हमारे पास है बल। तो बल है यहां पर, तो बल कैसा बल है? बल जो है वह परिवर्तीय बल है। बल कैसा है? परिवर्तीय बल है। चिंता ना करो, फ्रिक्शन में आने वाला जो टेस्ट होगा, अगला टेस्ट, उसमें 100% फ्रिक्शन लूंगा। तो जो बल है वो कैसा बल है? परिवर्तीय बल है। परिवर्तीय बल है। तो परिवर्तीय बल जो है उसके लिए हमने पढ़ा था कि सर F बराबर होगा इंटीग्रेशन से fx dx। तो अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन का करना है हमें इस्तेमाल। कर दो डिफरेंशिएशन। क्यों रे भाई, क्यों रे? डिफरेंशिएशन कर दोगे ना, है ना? क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? सर इसका इंटीग्रेशन होगा -2 + 6x। कल तो यही कर रहे थे। इंटीग्रेशन करना है, ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन मत कर देना, समाकलन। क्योंकि तुम्हें बोलो समाकलन कर देते हो अवकलन। सर क्या करूं, केमिकल लोचा सर, बचपन से ही ऐसा सर में। मेरे घर वाले मुझे भेजते थे रवा लाने, मैं मैदा ले आता था। सर मेरे घर वाले मुझे भेजते थे शक्कर लाने, मैं चावल ले आता था सर। केमिकल लोचा सर। देखो, कर पाओगे इसका इंटीग्रेशन? 135 हो रहा। चलो भाई, तो क्या होगा, मैं भी कर देता हूं फटाफट। ये हो जाएगा 7 के आगे आ जाएगा x - 2x² बटे में 2 + 3x³ बटे में 3 +1 करना है। 3 ने 3 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया। कार्य कितना आ गया? कार्य आ गया 7x - x² + x³। और इसमें लगानी होगी हमें लिमिट। क्या लगानी होगी? लिमिट। क्योंकि 0 से 5, आप यहां भी लिख सकते हो 0 से 5। 0 से 5, तो एक बार 5 रखो, एक बार 0 रखो। 0 रखोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, और यहां पर 5 रखोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 5 रखने पर क्या हो जाएगा सर? कार्य हो जाएगा x की जगह 5, x की जगह 5, x की जगह 5, और 0 रखूंगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो 0 रखने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो गया? ये हो गया सर 35 - 25 + 125। तो ये हो जाएगा 35 में से 25 गया, 10 बचा। 10 में 125 जोड़ोगे 135 हो जाएगा। 135 जूल इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस डेरिवेटिव क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट सी बात, कुछ 2-4 सवाल जो है वो मैं खुद आपको करवाना हूं चाहता। अच्छा चलो ठीक है, 1-2 सवाल करें हम। उससे पहले मैं आपको 1-2 छोटी-छोटी सी बातें बताना चाहता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 7 के साथ x क्यों? क्योंकि 7 को है x का 7। भाई मेरे, यहां पर 7 था तो यहां पर कुछ भी नहीं था, तो बेटा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? जब मेरे को अगर इंटीग्रेशन dx लिखना है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर x आ जाता है। तो 7 के आगे जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पे x आ जाता है इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन में एक x बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं? ISS चैप्टर। अरे भाई साहब, ISS की बात है। ये ISS से कौन आ गया हमारे यहाँ? अच्छा, इस बेटा तो स्पेलिंग सही लिखा करो तुम। बेचारा बच्चा लिखना चाह रहा था कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसने लिख दिया ISS से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ISS कहाँ जाना चाहता है? ये कौन सी एजेंसी में भर्ती होना चाहता है? गोला बारूद वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे जो मैं करवा रहा हूं। यही क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर भी, है ना। एक सवाल था, चलो ठीक है, वैसे मैंने करवाया नहीं, कल करवा दूंगा मैं आपको। डिक्टो सेम जो हमने करा उसी कंसेप्ट पे सवाल, डॉट प्रोडक्ट वाले पे सवाल। चल
आगे बढ़ते हैं हम, है ना। एक और छोटी सी हेडिंग डालेंगे हम। अभी हम जो कार्य कर रहे हैं इसमें मैं आपको एक दो स्पेसिफिक कार्य, वैसे होता क्या कि बहुत सारे कार्य मैं आपको सिखाना चाहता हूं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बलों का कार्य जो है वह हमें रखना है ना, या कुछ स्पेसिफिक बल का कार्य जो है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर मेरे पास कोई भी आंतरिक बल होते हैं, मेरे पास कोई भी आंतरिक बल होते हैं, तो उन आंतरिक बल द्वारा पूरे निकाय पे कार्य सदैव शून्य होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सी SP स्टार लाइंस लिखेंगे हम, है ना, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या कि आंतरिक बलों द्वारा पूर्ण निकाय पर कार्य सदैव शून्य होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तनाव का कार्य, अभिलंब प्रतिक्रिया का कार्य, इनका कार्य शून्य होता है। कैसे सर? मान के चलो कोई भी एक एग्जांपल से समझते, ठीक है। मान के चलो मेरे पास यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। इस पे मैंने लगाया बाह्य बल F, यह है M1, यह है M2। अच्छा, M1 और M2 के बीच में हाँ भाई, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल का कार्य क्या होगा? तो यहां पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का कार्य क्या होगा? तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल देखो M1 पर कहां लग रहा है। अगर इन दोनों के बीच में अभिलंब प्रतिक्रिया बल पे चर्चा करें हम, तो सर इन दोनों पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल देखा जाए तो M1 पर पीछे लग रहा है, N1 पर M2 पर आगे लग रहा है। तो एक पर पीछे एक पर आगे, एक पर पीछे एक पर आगे। तो अगर एक पर पीछे होगा एक पर आगे होगा तो यहां पर उसका आंसर 135 नहीं बेटा, जे लिखा हुआ है, जे। हाँ भाई, तो नॉर्मल रिएक्शन एक पर पीछे एक पर आगे। तो अगर मैं M1 पर कार्य देखूंगा नॉर्मल का तो नेगेटिव आएगा, M2 पे देखूंगा तो पॉजिटिव आएगा, है ना। जैसे M1 देखो दोनों साथ में विस्थापित तो समान होंगे, तो नॉर्मल का n का कार्य M1 पर क्या होगा? -n इंटू एस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लग पीछे रहा है, विस्थापन आगे हो रहा है। इसी प्रकार से यही कार्य अगर हम देखेंगे M2 पर, किस पे देखेंगे? M2 पर। तो M2 पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? n इंटू एस, पॉजिटिव n इंटू एस हो जाएगा। लग आगे रहा है, विस्थापन आगे की तरफ हो रहा है। तो टोटल जो होगा वह 0 होगा। वह क्या होगा? 0 होगा। और ऐसा हमेशा होगा। रस्सी में तनाव भी जो था उसमें भी यही होगा, रस्सी में तनाव में भी यही होगा। क्यों? क्योंकि रस्सी में भी अगर हम तनाव की बात करें, जैसे अगर हमारे पास एक स्प्रिंग बोल दिया मैंने, हमारे पास एक पुली वाला सवाल तो इसके अंदर अगर हम दो ब्लॉक लगा रहे हैं, एक M1 ब्लॉक, एक ये M2 ब्लॉक, कोई भी क्वेश्चन ले सकता हूं, हमने जितने क्वेश्चन करे हैं सब के अंदर। तो बताओ भाई, अगर इसमें त्वरण हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो इसमें अगर ये x नीचे या s नीचे आया तो ये h ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर तनाव बल M1 पर कहां लग रहा है? M1 पर कार्य क्या होगा? सर यहां पर तनाव का कार्य, तो सर M1 पर तनाव ऊपर की तरफ लग रहा है, M2 पर तनाव ऊपर की तरफ लग रहा है। अच्छा सर, तो दोनों पर ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन चक्कर क्या है?
चक्कर क्या है, अगर मैं तनाव का कार्य देखूंगा, टी का कार्य M1 पर, तो M1 पर क्या आएगा सर, M1 पर तनाव ऊपर लग रहा है, विस्थापन भी ऊपर हो रहा है, तो T इंटू एस हो जाएगा पॉजिटिव में। और यही कार्य अगर मैं M2 पर देखूंगा, तो M2 पर क्या हो रहा है सर M2 पर कार्य तनाव लग ऊपर रहा है, विस्थापन नीचे हो रहा है, तो माइनस टीएस आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो नेट 0 हो जाएगा। तो यह हमेशा आंतरिक बल जो होंगे उनका कार्य जो होगा वह शून्य ही होगा, उनका कार्य क्या होगा, शून्य ही होगा। क्लियर है मामला? अच्छा, अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ कार्य हमें देखना होंगे। तो यहां पर यह आंतरिक बल द्वारा किया गया कार्य के अलावा हमारे पास एक और छोटी सी हेडिंग डालेंगे हम, और हम लिखेंगे, देखो वैसे अब जो मैं बता रहा हूं आप कर चुके हो, आपको आता है, लेकिन बस मैं दूसरे रूप से आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे अगर हमने लिखा यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य, गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य, है ना। अब मैं आपको 2-3 स्पेसिफिक बल, है ना, ऐसे मैं अगर आप जेईई मेंस के लिए या एडवांस के लिए पढ़ते तो मैं आपको ये जो मैं हेडिंग डलवाई है हर एक में डलवाता। अभिलंब प्रतिक्रिया बल द्वारा कार्य, फिर उसके बाद में मैं आपको तनाव बल द्वारा कार्य समझाता, फिर गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य बताता, स्प्रिंग बल द्वारा कार्य। लेकिन हमारे लिए हमने क्वेश्चन के जरिए सब कुछ समझ लिया है, हमें इसमें एक स्पेसिफिक बात करनी है, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य, और इसी प्रकार से हम बात करेंगे स्प्रिंग बल द्वारा कार्य। तो क्या होता है यह हम समझ लेते हैं एक बार, है ना। तो यहां पर अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य देखें, तो गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु पे कितना लगता है, तो सर कार्य होता है Fs या FDX। थोड़ा एक्टिंग कर लेते कि हमें को सर कुछ नहीं होता, सर पहली बार पढ़ रहे, लेकिन हमने कर रखे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक्टिंग करके ये सवाल कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कार्य जो होगा वो होगा F की जगह लिख देंगे हम, गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य होता है mg इनटू dx, है ना। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि सर यहां पर वैसे तो fx इंटू dx या fy भी लिख सकते थे, y दिशा के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि mg की दिशा में ही विस्थापन लेना होगा हमें। किसकी दिशा में विस्थापन लेना होगा, mg की दिशा में ही विस्थापन लेना होगा। कहना क्या चाहते हो सर आप, देखो मान के चलो हमारे पास यहां पर यह एक बिंदु है A, और यह दूसरा बिंदु है B, ठीक है। अब मैं यहां से एक बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ देता हूं, या एक बॉल ऊपर से नीचे आती है, तो यहां पर एक बॉल सीधे नीचे गिर जाती है, एक बॉल इधर से गिरती है, एक बॉल इस तरफ से गिरती है, एक बॉल ऐसी गिरती है, जो जैसे 37 प्रक्षेपण सीखा था हमने, एक बॉल ऊपर जाके नीचे आती है। तो इस प्रकार से अलग अलग गति करती है ये सारी गेंदें। तो इन सब में mg का कार्य क्या होगा, तो mg का बल जो है सर वो इन सब में कहां लगेगा सर, यहां पर अगर हम गेंदें बना दे, जैसे एक गेंद ये बना दी, 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 इन सब में mg बल जो है वो सभी गेंदों पे नीचे की ओर लगेगा, मतलब एक ही गेंद सेम द्रव्यमान की गेंद है ऐसा मान सकते हो आप। तो mg बल तो सदैव नीचे की ओर ही लगेगा, कहां लगेगा, नीचे की ओर ही लगेगा। क्या सबका विस्थापन समान है सर, किसी का विस्थापन x में भी हो रहा है, किसी का विस्थापन y में भी हो रहा है, लेकिन mg की दिशा में, क्योंकि देखो अगर मैं विस्थापन देख रहा हूं तो जैसे कुछ गेंदों का x में विस्थापन है और y में भी, जैसे ये वाली गेंद जो है वो नीचे भी आई है और आगे भी बढ़ी है। प्रक्षेप गति में क्या होता है, आगे भी बढ़ती नीचे भी आती है। तो इसमें हमें यह बात समझ में आई कि सर यहां पर यह अंतिम और प्रारंभिक बिंदु है, उसी पर निर्भर करेगा या विस्थापन पर ही निर्भर करेगा। और विस्थापन जो है वो कौन सी दिशा का लेना है, हमें y दिशा का लेना है यहां पर। तो अगर मान के चलो मैंने बोला यह ऊंचाई h है, तो क्या मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं कि यह mgh के बराबर होगा। पॉजिटिव अगर सेम दिशा में, नेगेटिव अगर विपरीत दिशा में है। मतलब कुल मिला के कहानी है कि यहां पर यह
विस्थापन पर ये विस्थापन पर ही डिपेंड करता है, यह पथ पर निर्भर नहीं करता, है ना। mg का कार्य या गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, पथ पर निर्भर नहीं करता। और इसी प्रकार के कार्य को हम संरक्षी बल कहते हैं, या इसी प्रकार के बल को हम संरक्षी बल कहते हैं। आगे चलकर पढ़ेंगे डिटेल में संरक्षी असंरक्षी क्या होता है, लेकिन अभी के लिए बस बता देता हूं, ये संरक्षी बल कहलाते हैं ऐसे बल जिनका कार्य जो है पथ पर निर्भर नहीं करता। आप कैसे भी लाओ उनका कार्य हमेशा सेम होगा। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ mg लग रहा है, आप कहीं भी जाओ विस्थापन हमें y दिशा में ही लेना होगा। आई बात समझ में? इसी के और एग्जाम्पल है गुरुत्वाकर्षण के अलावा, आगे चलकर हम पढ़ेंगे विद्युत बल, है ना। तो ये यहाँ पे जो विद्युत बल या स्थिर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है वह भी हमारे संरक्षी बल ही होता है, वह पथ पर निर्भर नहीं करता। इसी प्रकार से स्प्रिंग बल का कार्य भी जो होगा वो भी पथ पर निर्भर नहीं करेगा, वो केवल स्प्रिंग कितना दबी है इस पर निर्भर करता है। क्लियर है मामला? तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सी कहानी थी जो हमें पता होना चाहिए थी कि यहां पर mg का कार्य जो होगा वो पथ पर निर्भर नहीं करता। ये बात हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन बस मैंने आपको एक और फील के साथ बताई है यहां पर। अब यहां पर अगर उल्टा होता है, एक गेंद नीचे से ऊपर जाती तो क्या कर पाते, है ना। इसका और भी एग्जाम्पल आप ऐसा पा सकते हो किन्हीं किन्हीं किताबों में, कि है ना, किताबों में या कहीं कहीं पर आप ऐसा देख सकते हो कि सीढ़ियां बना दी जाती है कि यहां से मान के चलो, यहां यह जमीन है, धरातल है, यहां पर है एक आदमी जो है वो लिफ्ट में बैठकर ऊपर तक चले गया, लिफ्ट में बैठकर ऊपर तक चले गया, ये लिफ्ट में बैठकर ऊपर तक चले गया। एक आदमी सीढ़ियों से चढ़ा है, तो यहां पर यह जब यहां तक पहुंच जाएंगे तो दोनों ही कंडीशन में mg का कार्य जो होगा वो समान ही होगा, है ना। mg का कार्य जो होगा वो समान ही होगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसे जाओ या सीधे ऊपर चढ़कर जाओ, इन दोनों ही कंडीशन में विस्थापन जो हुआ है वो h ही होगा। क्लियर है मामला? आई बात समझ में, है ना। तो यहां पर ऊपर जा रहे हैं तो यहां पर अच्छा, यहां का कार्य अब नेगेटिव जरूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों ही कंडीशन में सर ऊपर की ओर जा रहे हैं हम और mg लग रहा है नीचे की ओर, तो कार्य नेगेटिव हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसी में एक और मजेदार सवाल आता है हमें, एक और मजेदार सवाल आता है ना, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कार्य पर ही होता है, जिसमें अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हमारे पास एक बिंदु द्रव्यमान है या एक मास है, एक द्रव्यमान है जो खुद ऊपर नीचे जा रहा है। लेकिन अगर हमारे पास एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित होता है तो क्या होगा? एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित होता है तो क्या होगा? जैसे मैं आपको यही चीज एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं, जो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन में कह रहा है कि m द्रव्यमान, ध्यान से सुनना, ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। m द्रव्यमान के एक पिंड को एक अचर गुरुत्वीय अचर त्वरण g/4 से एक रस्सी द्वारा d दूरी तक ऊर्ध्वाधर नीचे किया जाता है। इस पिंड पर रस्सी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा ना। रस्सी द्वारा किया गया कार्य और mg द्वारा किया गया कार्य दोनों पूछ सकते हैं हमसे। तो क्या होगा यहां पर, क्या होगा इस क्वेश्चन में, क्या होगा इस क्वेश्चन में? क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? हमें बोला है कि हमारे पास यहाँ पे एक m द्रव्यमान का एक पिंड है जो एक अचर त्वरण, मतलब कि यहाँ पर नियत त्वरण, एक द्रव्यमान है हमारे पास जो कि एक नियत त्वरण g/4 से रस्सी द्वारा d दूरी तक ऊर्ध्वाधर नीचे किया जाता। तो ये g/4 त्वरण नीचे की तरफ है इसका, और अगर यह नीचे जा रहा है तो एक रस्सी द्वारा नीचे किया जा रहा है, रस्सी द्वारा नीचे ले जाया जा रहा है। तो अगर यह रस्सी द्वारा नीचे ले जाया जाता है, रस्सी द्वारा नीचे ले जाया जाता है, तो उस कंडीशन में कार्य क्या होगा? किसका कार्य बताना है? हमें बताना है रस्सी द्वारा किया गया। तो रस्सी का तनाव बल ऊपर की तरफ लग रहा होगा T,
और इस पे कौन से बल लग रहे होंगे? सर यहां पर इस ब्लॉक का द्रव्यमान m है तो इस पे लग रहा होगा एक mg बल। अगर आपको आगे सॉल्व करना तो सबसे पहले रस्सी में तनाव निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रस्सी में तनाव। तो यह जो गुरुत्वाकर्षण मतलब हमने जो mg पर बातें करी थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर mg बल का भी उपयोग है, तनाव बल का भी उपयोग है। आपसे mg का भी कार्य पूछ सकता था, तनाव का भी कार्य पूछ सकता था। तो यहां पर क्या होगा, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं एफ नेट बराबर होना चाहिए ma के। तो इसमें एक बल लग रहा है नीचे की तरफ mg, क्योंकि मुझे कार्य निकालने के लिए विस्थापन पता है, तनाव बल नहीं पता। तो mg माइनस टी mg माइनस टी बराबर होगा, ये होगा m इंटू जी बटा 4 के। किसके बराबर होगा? g बटा 4 के बराबर होगा। क्लियर है मामला? तो यहां पर यह कितना हो जाएगा? यहां पर यह हो जाएगा mg माइनस mg बटा 4 बराबर होगा टी के। ये इधर आ गया, टी उधर चले गया। तो क्या मैं इसे 3mg बटा 4 लिख सकता हूं तनाव का मान? क्या तनाव बल आ चुका है हमारे पास? क्या तनाव बल आ चुका है हमारे पास? और अगर हमारे पास तनाव बल आ चुका है तो हम यहां पर लिख सकते हैं सर क्या कि इस कंडीशन में जो कार्य होगा वह होगा तनाव बल है इंटू विस्थापन। तो इसका विस्थापन कितना है? तनाव बल है सर, और नेगेटिव होगा क्यों? क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है। तो माइनस mg बटा 3mg बटा 4 इंटू विस्थापन d। ये मेरा आंसर है तीसरा वाला। ठीक है, कैसे हम क्या इसे, अच्छा पहले तो ये बताओ, क्या ये इतना समझ में आया? हम क्या इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे? ये आया समझ में? क्या ये क्लियर है? क्लियर है मामला? अच्छा, 3mg क्यों हुआ बेटा? एक में से 1/4 गया, 3/4 बचा। 3 क्यों हो गया? माइनस क्यों हुआ? इसका रट्टा लगा सकते हैं, लगा ले रट्टा। क्या रटेगा इसमें? F बराबर m है। हो गया? तो यहां पर क्या हुआ? फिर से देख लो, नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि विस्थापन नीचे की तरफ हुआ है, और मैंने किसका कार्य देखा है? तनाव बल का कार्य देखा है। तो तनाव बल का कार्य नेगेटिव है। अच्छा, अगर आपसे इसमें पूछता है mg बल द्वारा किया गया कार्य, तो mg बल द्वारा किया गया कार्य कितना आता? mg बल द्वारा किया गया कार्य कितना आता? mg बल द्वारा किया गया कार्य कितना आता है ना? टेंशन निकाले बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि तनाव निकालोगे तभी तो आप कार्य निकाल पाओगे। तो mg बल द्वारा कार्य, तो mg बल द्वारा कार्य होता तो सर mg बल लग रहा है नीचे, विस्थापन भी नीचे हो रहा है, तो ये एकदम आसान सी बात थी। mg इंटू डी वो पॉजिटिव होता, वो क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता। बहुत ही बढ़िया, पूछा नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। फिर भी हम एक्स्ट्रा में बता रहे, एक्स्ट्रा क्या? गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य, गुरुत्वीय बल का कार्य हो जाता mg नीचे की तरफ लग रहा है इंटू विस्थापन। कहानी खत्म, पैसा हजम, पॉजिटिव होता। क्या क्लियर है? एक बार जोरों से कमेंट्स में आग लगा दो। क्या सभी को पूरा सवाल क्लियर है, पूरा कंसेप्ट क्लियर है ना? हमने क्या किया, हमको यहाँ पर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बोला था कि ये क्वेश्चन नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये इसमें यह ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हमें तनाव का कार्य निकालना, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा? तनाव बल लग रहा है ऊपर, विस्थापन हो रहा है नीचे, तो नेगेटिव आएगा। पहले तनाव बल क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। नीचे mg, ऊपर
तनाव, न्यूटन के गति के नियम में हमने ये सीखा है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर mg माइनस तनाव बराबर होगा mg/4। तो तनाव की वैल्यू हो जाएगी 3mg/4। तो यहां से तनाव की वैल्यू आ गई, कार्य आ गया। mg का कार्य आसान है, mg इंटू डी हमारे पास जवाब आता। अच्छा, इसमें अगर हमें डायरेक्ट करना था कि सर क्या हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते थे? यस, वेरी इजी डायरेक्ट सवाल। कैसे, क्या है एसपी स्टार इसके लिए? देखो, एक बात तो पक्का है कि अगर ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो तनाव ऊपर है और नीचे एमजी लग रहा है, तो कार्य जो होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव शुड बी द कार्य, तो कार्य नेगेटिव शुड बी, तो दिस आंसर गॉट कैंसल, वन ओनली आंसर, आंसर खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम हो गया। टी नेगेटिव नहीं हुआ। रमाकांत बेटा, क्या तेरे को आवाज थोड़ी सी कट कट के पहुंचती है क्या, या बीच बीच में कहीं ऊपर से मैसेज आ जाता है टुडुंग? तो जब मैं यहां पर बोल रहा हूं 5 बार मैंने बोल दिया कि बल ऊपर है, विस्थापन नीचे है। यहां पर बल ऊपर विस्थापन नीचे, या एंगल थीटा का मान 180 डिग्री है, इसलिए कार्य नेगेटिव आया है। तो बीच में कहां चले गया था? चलो देखो, आगे बढ़ते एक दो इंपॉर्टेंट सी बातों की तरफ। अभी हमने जो गुरुत्वाकर्षण बल का सवाल किया, इस पे जो हमने कंसेप्ट समझा, इसमें एक और सवाल होता है, अगर ऑप्शन 2 नेगेटिव हो जाता तो? हाँ, ऑप्शन 2 भी नेगेटिव हो जाता तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन 2 फिर तो हमें थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना पड़ता। लेकिन बात यह भी है कि यहां पर अगर ऑप्शन 2 नेगेटिव हो जाता, ऑप्शन 3 भी नेगेटिव हो जाता, तो दोनों एक ही ऑप्शन नहीं हो जाते। बेटा एक बात बोल रहा है ईमानदारी वाला, जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये 3/4 कैसे हो गया, बायोलॉजी पढ़ लो इस साल, है ना, मैं नहीं पढ़ा सकता फिजिक्स। चल हट यहां से। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं रे बाबू, एक और जोरदार बात करते हैं। एक और सवाल होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन में बोलेगा कि यदि, स्टेटमेंट लिख लो, यदि किसी रस्सी में द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित है, द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित है, और इसका x लंबाई का भाग मेज से नीचे लटक रहा है। मेज मतलब टेबल, मेज से नीचे लटक रहा है, तब इस x भाग को ऊपर लाने में कार्य। देखो, मजेदार सवाल, बहुत ध्यान से सुनना, अलग सवाल है। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास यहां पर एक चेन है, या एक द्रव्यमान युक्त रस्सी है। इसमें इस रस्सी का, देखो ये मोटी रस्सी होगी, तो इस रस्सी का कुछ भाग नीचे लटक रहा है, इस रस्सी का
कुछ भाग नीचे लटक रहा है ना। इस कंसेप्ट पर आधारित है जो भी मैं बात बता रहा हूं, इस पर यही बात घुमा घुमा कर बहुत सारे सवालों में पूछी जा सकती है। तो ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं। यहां पर ये जो x भाग नीचे लटक रहा है, इस x भाग को ऊपर खींचना है अपन को। अपना क्या काम है, इस x भाग को ऊपर खींचना है। इस x भाग को ऊपर खींच कर ले जाना है, यहां से खींच कर ले जाना पड़ेगा। तो अगर हमें इसे ऊपर खींचना है तो इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अगर यह भाग x है तो कार्य क्या होता है सर, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। टाइम हो गया तो चले जा बेटा तू, और आना मत आज से अपनी शकल लेकर क्लास में। अगर इस x भाग को ऊपर खींचना है, इस x भाग को ऊपर खींचना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सर अगर मैं इसमें कार्य देखूं, इसे मुझे ऊपर खींचना है, तो कार्य होगा, कितना बल लगाना पड़ेगा इसे ऊपर खींचने में। सर कितना द्रव्यमान है यहां पर, कितना द्रव्य, देखो क्या होगा, मैं खींचूंगा इसे पीछे की तरफ तो ये आगे ये पीछे की तरफ बढ़ती जाएगी, मतलब मेरा कार्य तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, कार्य पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि मैं इसे पकड़ रहा हूं, मैं खींच रहा हूं, तो ये मैं बल इस तरफ लगा रहा हूं, चेन भी इस तरफ फिसल दी है, आगे बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में कार्य तो पॉजिटिव होगा ही होगा। अब कितना द्रव्यमान नीचे लटक रहा है, वो निकालूंगा मैं पहले तो, कि सर x का द्रव्यमान कितना है ये पता करना पड़ेगा, और इसे उठाकर ऊपर लगाना है। तो ऊपर उठाना, तो इसका कार्य होना चाहिए mg इंटू x। लेकिन यहां पर यह जो द्रव्यमान है वो एक समान रूप से वितरित है। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि क्या इस x भाग का द्रव्यमान बता सकते हैं हम, इसका हल करने की कोशिश करते हैं। x भाग का द्रव्यमान, x भाग का द्रव्यमान लैम्ब्डा इंटू एक्स होगा, जिसे मैं लिख सकता हूं कैपिटल M/L इंटू एक्स। आगे पाठ पीछे सपाट। ये मुहावरा किसने उपयोग किया था और किनके लिए उपयोग किया था। लैम्ब्डा इंटू एक्स बताया था, एक समान रूप से जब भी द्रव्यमान वितरित होगा तो यहां पर ये जो चेन होगी इसे अगर ऊपर उठा के रखना है तो उसका द्रव्यमान होगा लैम्ब्डा इंटू एक्स या M/L इंटू एक्स। कॉपी के पन्ने पलटाओ और देखो एक बार, ठीक है, याद आ गया। अच्छा, अब अगर इतना बल लग रहा है, ये द्रव्यमान हो गया, इस द्रव्यमान को उठा के ऊपर रखना है मुझे, तो क्या ये द्रव्यमान इसका है? नहीं सर, ये द्रव्यमान सबका मिलाकर है। तो हर एक टुकड़े का द्रव्यमान जब जोड़ूंगा तो उतना द्रव्यमान आएगा। तो यहां पर क्या अगर मान के चलिए द्रव्यमान 3 किलो है, तो क्या मेरे को यहां पर जब मैं चेन उठाकर रखूंगा तो क्या मुझे 3 किलो ऊपर रखना है? हाँ सर, 3 किलो ऊपर रखना है। लेकिन चक्कर ये है सर, ये 3 किलो जैसे जैसे मैं चेन को ऊपर उठाते जाऊंगा तो मुझे जो बल लगाना पड़ेगा वो कम होता जाएगा। उड़ गए तोते। सोच कि सर अगर एक चेन है जिसे मुझे ऊपर की तरफ खींचना है, तो जैसे जैसे मैं ऊपर उठाते जाऊंगा इसे, तो इसका जो नीचे भाग लटक रहा है वो तो कम होता जाएगा। तो नीचे लटकता हुआ भाग कम होता जाएगा तो मुझे बल कम लगाना पड़ेगा। अब तो अरे मुझे बल कम लगाना पड़ेगा, वेट कम होता जाएगा नीचे लटका हुआ। तो अगर नीचे लटका हुआ वेट कम होता जाएगा तो मुझे बल कम लगाना पड़ेगा। मतलब मेरा कार्य तो सर अजीब निकलेगा। क्योंकि जैसे मानकर थोड़ी चेन ऊपर खींची हमने तो थोड़ा द्रव्यमान ऊपर आया, तो थोड़ा द्रव्यमान ऊपर आया, तो थोड़ा अब बल भी कम लगाना पड़ेगा सर। जैसे अगर मान लो आखिरी टुकड़ा है तो बहुत कम बल लगाना पड़ेगा उस ऊपर उठाने के लिए।
आई बात समझ में? तो यहां पर जैसे जैसे मैं ऊपर लगा तो सर बल तो बदलता जा रहा है, तो क्या यहां पर नियत बल लगाना पड़ेगा इसे ऊपर उठाने के लिए? नहीं सर, यहां पर नियत बल नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहां पर एक्चुअल में करना पड़ेगा इंटीग्रेशन से। किससे करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं इसका एक बहुत ही रामबाण जुगाड़, जो है सेंटर ऑफ मास पे आधारित, द्रव्यमान केंद्र पर आधारित, जो हम आगे वाले समय में समझेंगे। लेकिन अभी हम उसका डायरेक्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। क्या होगा यहां पर? कार्य जो होगा वर्क होगा यहां पर mg, या जो द्रव्यमान नीचे था तो mg इंटू विस्थापन। तो ये होगा लैम्डा x इंटू जी इंटू विस्थापन, और विस्थापन x बटा 2 रख लो आप लोग, x बटा 2 रख लो। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि यहां पर ध्यान समझना, जैसे मैं इसे खींचूंगा तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, लास्ट वाले के लिए बहुत कम बल लगाना पड़ेगा। तो इन सबका जो टोटल एवरेज आता है वो मैक्सिमम का आधा आ जाता है, वो मैक्सिमम का आधा आ जाता है ना। जैसे ये पूरी चेन को ऊपर उठाना, अगर मान के चल यहां पर ऐसा समझ कि यहां पर मेरे पास ये एक द्रव्यमान था, ये दूसरा, या मान के चल द्रव्यमान यहां पर नहीं था, एक मेरे पास रस्सी थी जिससे मेरे को ये द्रव्यमान, स्मॉल एम द्रव्यमान ऊपर उठाकर रखना था। तो इस पूरे द्रव्यमान अगर x नीचे है तो उसको पूरे को ऊपर लेकर आऊंगा, तो यहां पे कार्य कितना करना पड़ेगा? mg इंटू x कार्य करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। लेकिन अब ये x द्रव्यमान पूरे उसमें एक समान रूप से वितरित है, तो इसमें हम क्या मानते हैं? इसमें हम ये मानते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र जो होगा, द्रव्यमान केंद्र, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा सर? सर इसका द्रव्यमान केंद्र जो होगा वो यहां पर होगा, x बटा 2 पर होगा। एक समान रूप से द्रव्यमान वितरित है, द्रव्यमान केंद्र x बटा 2 पर होगा। तो x बटा 2 पर होगा, मतलब कि यहां पर अगर मैं ये वाला टुकड़ा जो है, मतलब ये पूरे को ना मानते हुए, इस पूरे जो x द्रव्यमान था इसका पूरे का द्रव्यमान यहां पर मान लूंगा, इसका ये पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। तो अगर मैंने इसको उठा के रख दिया ऊपर तो सब कुछ ऊपर आ गया, इसको उठा के ऊपर रख दिया तो सब कुछ ऊपर आ गया। आई बात समझ में? तो यहां पर बस इसको उठा के रखना। तो यह विस्थापन जो है, यह क्या? सेंटर ऑफ मास, इसे लिख लो आप चाहो तो, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है। यह द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। बात यह है कि पूरा इंटीग्रेशन जब सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन में यहां पे जाना पड़ेगा x दूरी पर, उस पर एक dx एलिमेंट काटना पड़ेगा, उस dx का द्रव्यमान रखना पड़ेगा और उस पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उस पूरे को इंटीग्रेट करने के बाद में आंसर x बाय 2 आएगा। तो x बाय 2 को ऊपर रखना होगा, x बाय 2 को हमें ऊपर रखना होगा, यही हमारा आंसर आ गया। तो इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लो, और x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कुछ भी दी जा सकती है, जैसे आधा द्रव्यमान, 1/4 द्रव्यमान नीचे है, कोई भी द्रव्यमान दिया जा सकता है, तो उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। कर पाओगे? लैम्डा जी एक्स स्क्वायर बटे में 2, मतलब कार्य जो है वो एक्स स्क्वायर के समानुपाती है, जितना ज्यादा लंबाई रहेगी उसका स्क्वायर गुणा कार्य करना पड़ेगा। चलिए, तो आज की ये प्यार भरी, मोहब्बत भरी क्लास हम इतनी ही रखते हैं। हाँ भाई, आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। कल इस पे कुछ सवाल कर लेंगे, और उसके अलावा कल मैं आपको स्प्रिंग बल पढ़ाऊंगा, स्प्रिंग बल, और फिर हम उस पर गतिज ऊर्जा करेंगे। और कल मैं आपको आखिरी के 5-10 मिनट में लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के जो डाउट वाले क्वेश्चन होंगे, होमवर्क के क्वेश्चन होंगे, वो भी डिस्कस कर लूंगा। ऐप में 7:30 बजे बायोलॉजी की क्लास दिखा रहा है, तो हो सकता है बेटा बायोलॉजी की क्लास सर ने रखी हो, आपको बोला था एक्स्ट्रा क्लास का, बैच 2 से बात चल रही है, एक बार देख लेना 7:30 बजे अगर क्लास चालू हो रही हो तो। चलो, कल इसमें और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करवाऊंगा। जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या होगा यार, अगर ये दूरी तुम्हें x की, मैंने बोल दिया कि l/2 नीचे रखी हुई, तो l/2 रख के सॉल्व कर लेना। वहां पे लैम्डा की वैल्यू m/l होती है, एक बार रिवाइज करना कॉपी के पन्ने पलटाकर। चलो, जितना बड़ा रिवाइज कर लेना। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।